1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर का परौंख गांव। कुछ मकान पक्के, ज्यादातर कच्चे। नए जमाने के साथ कदमताल करता गांव। लेकिन 72 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था। घास फूस के घर, किसानों मजदूरों की आबादी थी। इसी परौंख गांव में 1 अक्टूबर 1945 को मैकूलाल कोविंद और कलावती कोविंद के घर रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के ही इकलौते प्राइवेट स्कूल में हुई। स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। रामनाथ कोविंद ने यहां 5वीं तक पढ़ाई की। हमारे उनके घरेलू ताल्लुकात रहे और साथ ही साथ में घर से निकलते रहे। साथ ही साथ में हम दोनों जो है स्कूल जाते थे और वहीं पढ़ते थे। शंभू दयाल पंडित जी मतलब थे, तो वो जो है हमको पढ़ाते थे दोनों जने को। कोविंद के बचपन ने आजादी के बाद के बनते भारत में आकार लिया। देश उथल पुथल का सामना कर रहा था। राजनीतिक आजादी भले ही मिल गई थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों का खात्मा नहीं हो सका। भेदभाव, छुआछूत जोरों पर था। दलित परिवार में जन्मे रामनाथ कोविंद को इस तरह के अनेक कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। उस परिवेश में ग्रामीण वातावरण हम सब जानते हैं, सामाजिक वातावरण जिसमें एक ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब चीज़ों का एक सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। ऐसे वातावरण में मुझे उस गांव में शिक्षा मिली। 5वीं तक वहाँ पढ़ाई की। रामनाथ कोविंद ने इस भेदभाव को चुनौती की तरह लिया। पिता किराने की दुकान चलाते थे। आजीविका का यही एकमात्र साधन था। पिताजी समझाते थे कि पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पिताजी की बात ने असर किया और कोविंद ने खुद को किताबों में डुबो दिया। वो कक्षाओं में अव्वल आते रहे। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत बढ़िया थे और हम तो बस बहुत थर्ड क्लास के थे, तो वो जो हमसे बहुत सीनियर मतलब पढ़ने में आगे रहे और कॉलेज में भी बहुत मॉनिटर रहे वो और अच्छे पढ़ते रहे। पिताजी दुकान चलाने के साथ साथ आयुर्वेद के जानकार भी थे। उनकी दवाएं सस्ती होती थीं
और लोग जल्दी ठीक हो जाते थे। रामनाथ कोविंद की कोशिश होती थी कि दोस्तों को मुफ्त में दवाएं मिल जाएं। इसके लिए वो पिताजी से सिफारिश भी करते और जरूरत पड़ने पर चुपचाप दवाइयां बांट भी आते थे। गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही वो बहुत शांत और गंभीर थे। शरारत के किस्से ढूंढने से भी नहीं मिलते। अलबत्ता उनका काम होता था दोस्तों की शरारतों पर लगाम लगाना। एक दिन क्या घटना घटी, यहाँ रहे थे खानपुर से पढ़ के, रास्ते में लड़कों ने प्लान बनाया यार रौंक में गन्ना तोड़ना। रामनाथ जी आगे थे, उनने सुना नहीं, और जब वो आगे बोले रामनाथ ना जान पाए और पीछे कर लो, तो एक गन्ना लड़के ने तोड़ा। तब तक किसान आ गया, उन्हें देखा मर के, उन्हें यार ये क्या तुम लोगों को भैया किया, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ कभी भी। और उसको बुलाया, कान के लौटा लो, गन्ना उसको लौटाया, वो लेने का नहीं लिया अपना, और लड़के का माफी मांगी। फिर वो दिन भी आए जब रामनाथ कोविंद 5वीं पास कर गए। गांव में इससे आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, सो 6 किलोमीटर दूर खानपुर के स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया। रोजाना पैदल आते जाते, न पक्की सड़क थी न बिजली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार वालों का समर्थन था और खुद की लगन। उसके बाद एक दूसरा गांव था खानपुर, वहाँ से मैंने जूनियर हाई स्कूल पास किया। 6 किलोमीटर की दूरी, रोज़ जाना रोज़ वापस आना। और उसके पश्चात फिर हम कानपुर शिफ्ट हो गए थे। कानपुर में भी शायद हमारा परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वो उच्च शिक्षा दिला सकते। वो उच्च शिक्षा के लिए कानपुर पहुंचे और डूब कर पढ़ाई की। बीएनएसडी कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया। फिर डीएवी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला ले लिया। पढ़ने में होशियार थे तो छात्रवृत्ति भी मिल गई और पिताजी का आर्थिक बोझ कम हुआ। वहाँ हमारी 2 बहनें रहती थी कानपुर में, उनके यहाँ रह कर के मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। वो हमें एक सुविधा मिली। और इसके साथ ही साथ मैं उस समय एक प्रावधान था अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति का, वो छात्रवृत्ति का लाभ मैंने लिया। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो छात्रवृत्ति ना मिली होती तो शायद मैं आगे भी नहीं बढ़ पाता। रामनाथ कोविंद ने बीकॉम के बाद डीएवी लॉ कॉलेज से एलएलबी की। फिर आंखों में आईएएस बनने का ख्वाब संजोए बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली चले आए। करोल बाग में किराए पर कमरा लिया। पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी तो पास नहीं हुए। आखिरकार एलाइड सर्विसेज के लिए चुने गए, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की। तो उन लोगों का आग्रह था कि नहीं, क्योंकि आप इस वर्ग से, अनुसूचित वर्ग से आते हो, तो आपको तो अपनी एज का 32 इयर्स तक जितने भी अटेम्प्ट्स आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए केवल 2 ही अटेम्प्ट अलाउड थे, तो उनकी एडवाइस पे मैं चला। और चला इस बीच में वो मैंने छोड़ दिया अलाइड सर्विस का ऑफ़र। उसके इस बीच में मेरा संपर्क आदरणीय मोरारजी भाई से हुआ। इसके बाद रामनाथ कोविंद ने मुड़कर नहीं देखा। आपातकाल का दौर था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश भर में आंदोलन चल रहे थे। कोविंद तेज तर्रार नेता मोरारजी देसाई के संपर्क में आए। अपराजय दिखने वाली कांग्रेस को 77 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई के निजी सचिव के रूप में कोविंद की अगली पारी शुरू हो गई। साल भर बाद उनके भीतर का वकील फिर से जागा। रामनाथ कोविंद ने मोरारजी देसाई से अनुरोध किया कि वकालत जारी रखने में वो उनका मार्गदर्शन करें। रामनाथ कोविंद दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी वकील बन गए। हमने वकालत ज्वाइन की। वकालत में भी आए तो यहाँ भी संघर्ष। पता लगा कि यहाँ पर भी परंपरागत परिवार होते हैं वकीलों के, वो अच्छे आगे चलते हैं।
जो हमारे जैसे जो नए थे, क्योंकि मेरे परिवार में तो वकील कभी कोई रहा ही नहीं, तो कोई हमें उसका अनुभव नहीं था, एकदम से मैदान में आ गए। मेहनत रंग लाई, वकालत चल निकली। दिल्ली हाई कोर्ट में धाक जमाने के बाद रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बन गए। लेकिन समाज सेवा का भाव था, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कल्याणकारी संस्था बना डाली। नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस लीगल एड ब्यूरो। इस संस्था के तहत गरीबों, पिछड़े वर्गों और दलितों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती थी। इधर वकालत भी रास आई और अगले कई साल सुप्रीम कोर्ट में ही बीते। चोटी के वकीलों में उनका नाम शुमार होने लगा। 1991 में उनकी जिंदगी में निर्णायक मोड़ आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पहली पार्टी और आखिरी पार्टी। वो उन्होंने हमें एक चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। कानपुर देहात, वहाँ से घाटमपुर लोकसभा हुआ करती थी उस समय, वहाँ से चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में घाटमपुर सीट से वो चुनाव हार गए, लेकिन 2-2.5 साल तक उन्होंने बीजेपी के लिए प्रदेश में काफी काम किया। इसके बाद उनकी राजनीतिक जिंदगी में मोड़ आया। पार्टी ने उन्हें 1994 में राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेज दिया। लगातार 12 साल इस सदन के वो सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा का स्तर सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। शिक्षा के लिए और प्रदेश के लिए वो बहुत अपना मरते हैं। और उन्होंने स्कूल बनवाया, मिलन केंद्र बनवाया, 4 बेल ट्यूब लगवाए और जूनियर की बाउंड्री बनवाई। और अभी भी प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हमारा प्रदेश उछक जाए और देश हमारा सही रहे। और इसलिए और मैंने भी अपनी भूमि 3 बीघा दान में कर दी है उनके भाई को, इसी स्कूल में मानता के लिए। पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद की उन्होंने हमारे, खूब पढ़ा लिखा, बीएड की, टीचर बने, बहुत मदद की। शुरू से कहते थे पढ़ो बेटा पढ़ो, सफलता मिलती रहेगी, कभी हताश ना होना, बस यही कहते रहते थे। इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ पोस्टल बैलेट। राज्यसभा में रहते हुए उन्होंने कई समितियों में काम किया। राज्यसभा हाउस कमेटी के अध्यक्ष रहने के अलावा आदिवासी मामले, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय और विधि मामलों की समितियों के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। इनमें थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका प्रमुख हैं। 2002 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता के दम पर साधारण से असाधारण व्यक्तित्व हो जाना, इसकी सराहना बहुत होती दुनिया में। लेकिन बहुत असाधारण होकर भी साधारण बने रहना, ये बड़ा कठिन काम है। 2006 में राज्यसभा का उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद पार्टी के लिए उन्होंने काम जारी रखा। 1998 से लेकर 2002 तक वो पार्टी के दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान जमीनी स्तर पर पार्टी की जड़ मजबूत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी के भीतर उनके व्यवहार के लोग आज भी कायल हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग उनकी सादगी, सरलता और ईमानदारी की मिसालें देते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी मैं भी रहा हूँ, वह भी रहे। मैं ज़्यादातर उपाध्यक्ष और प्रवक्ता के पद पर रहा हूँ, वह महामंत्री रहे, जो एक की रोल होता है पार्टी के भीतर। तो ऐसे प्रतिष्ठित पद पर होने के बावजूद वो कार्यालय के सभी कमरों में जाना और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करना, जो चाय पिलाने आता है उसका हाल चाल लेना, उसकी कुशल क्षेम पूछना, कार्यालय के बाहर जो पान की दुकान रखता है उसका भी हाल चाल लेना, ये गुण हमने उनमें देखा है। 8 अगस्त 2015 को उनकी जिंदगी में बड़ा मुकाम आया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया, लेकिन सादगी भरा जीवन जारी रहा। उनके परिजन और गांव के लोग उनके इस व्यवहार के आज भी कद्रदान हैं।
भी आए थे उसमें ना, जब वो बन गए हैं राज्यपाल, इसके बाद जितना उनके साथ गार्ड था तो सबको एक तरफ करके बोला हमारा गांव है, सबको मिलने दीजिए, और सबसे हमारे समझ से सबसे मिले। उनका यही नहीं कि हमारा प्रेमी है, पूरा उनका गांव प्रेमी है। चाचा जी हमको बहुत प्यार करते हैं। जब भी आते हैं तो हम जैसे उनसे पैसे ऐसे मांगे, कुछ लेना हो तो हमको दिलाते हैं। अभी हम पटना घूमने गए थे, उन्होंने हमको मतलब बहुत कुछ घुमाया, हम लोग वहाँ एंजॉय किया और हमको कपड़े भी दिलाए। बहुत प्यार करते हैं हमको। आने में उनको बहुत पसंद थी, कड़ी मैं बनाती थी ओकी डालन की, उनको बहुत पसंद थी। बेसन की पूड़ी उन्हें बहुत खस्ता अजवाइन वाली पसंद आती, वो बहुत प्यार से खाते थे। जब खाना बनाते थे कोई तो कह देते भाभी वही बनाओ, बेसन वाली पूड़ी अजवाइन की बहुत पसंद आती है। डाणी की कड़ी बनाते तो बड़े प्यार से खाते थे। पहले तो खाते थे डाणी, फिर खाते थे पकौड़े कड़ी, तो उन्हें बहुत पसंद आती है। उन्होंने 20 जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूँ। 23 जून 2017 को रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एनडीए के तमाम आला नेता उनके साथ थे। उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में कई विपक्षी पार्टियां भी खुलकर उतर आईं। कई दिनों तक इस मामले पर राजनीतिक घमासान चलता रहा। पवित्र विचारों वाले व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि उस उच्च पद के लिए उनकी गरिमामयी उपस्थिति उस स्थान पर निश्चित रूप से उस पद को सुशोभित करेगी। रामनाथ जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा होकर आज भारत के वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं। हमने अपील की थी कि सर्वानुमति बन जाए, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कोशिश भी की थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से इतर कितने मुख्यमंत्री आए। 17 जुलाई को वोट डाले गए। 20 जुलाई को घोषित परिणाम के अनुसार रामनाथ कोविंद ने आसान जीत दर्ज की। उन्होंने 65% से ज्यादा वोट हासिल किए। उन्हें 7 लाख से ज्यादा वोट मिले। मीरा कुमार को उन्होंने 3,34,000 से ज्यादा मतों से हराया। I, Anup Mishra, the returning officer for the presidential election 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. रामनाथ कोविंद के पक्ष में 522 सांसदों ने मतदान किया, जबकि मीरा कुमार को 225 सांसदों ने वोट किया। बीजेपी शासित राज्यों के अलावा बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु में भी रामनाथ कोविंद को मीरा कुमार से ज्यादा वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बेहद सहजता के साथ सबका शुक्रिया अदा किया। आज के चुनाव परिणाम के लिए मैं सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। प्रणब मुखर्जी के बाद उन्हें देश का 14वां राष्ट्रपति चुना गया है। संवैधानिक मान्यताओं और संवैधानिक मर्यादाओं के मुताबिक देश को चलाने को लेकर
वो प्रतिबद्ध हैं। कोविंद का मानना है कि जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी तब तक देश तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, कुछ सामाजिक विकृतियां भी हैं। विकृतियां हैं एक आपसी भेदभाव, गांव में मनमुटाव, छुआछूत का वातावरण, ऊंच नीच का वातावरण। मुझे लगता है देश की आज़ादी को 70 साल बीत गए हैं, अभी हमें उन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और इन चीज़ों को दूर केवल कानून से नहीं किया जा सकता। शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण पर उनका शुरू से ही जोर रहा। कोविंद का मानना है कि भारत की युवा आबादी देश को बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अभाव और सीमित संसाधन को वो चुनौती की तरह खुद भी लेते रहे और दूसरों से भी वो यही अपेक्षा रखते हैं। मैं जब अपने गांव में था तो मुझे समय मिलता था तो मैं बाग बगीचे आसपास गांव के वहाँ जाता था और देखता था कि पक्षी उड़ते थे। उनमें कुछ बड़े पक्षी होते थे, कुछ छोटे पक्षी होते थे। जो बड़े पक्षी उड़ते थे थोड़ी से यहाँ से उड़े, पेड़ पर बैठ गए, लेकिन जो छोटे पक्षी थे वो पेड़ पर बैठते थे, पेड़ से भी ऊपर चले जाते थे। तो एक मुझे आया कि समाज में भी हर प्रकार के लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन इनमें भी एक अलग अलग यदि क्षमता है और उनकी आपकी प्रतिभा है, उनका एक लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको जो छोटा पक्षी बनकर के रहना होगा। कोविंद में शुरू से ही अद्भुत नेतृत्व क्षमता रही है। बीजेपी में काम करने के अलावा उन्होंने सांसद और राज्यपाल के तौर पर जिस तरह काम किया, उससे ये उम्मीद बंधती है कि अगले 5 वर्षों तक वो देश के पहले नागरिक के तौर पर शानदार भूमिका निभाएंगे।